I want you to put me in this elimination chamber. ऐसी कई यादगार वापसी रही हैं जो WWE के इतिहास के सबसे लेजेंडरी वापसी मानी जाती हैं। जैसे 2020 के रॉयल रंबल में एज की वापसी, 2008 के रॉयल रंबल में जॉन सीना की वापसी और 2011 में द रॉक की वापसी। ये सभी यादगार रही हैं और इन मौकों पर फैंस बिल्कुल पागल हो गए थे। Because the champ is here. What the hell? लेकिन ऐसे भी कुछ मौके रहे हैं जब किसी रेसलर की वापसी बहुत खराब हो जाती है। वो वापसी इतनी बेकार और ठंडी होती है कि आपको रेसलर के लिए ही बुरा लगने लगता है। पर ऐसी वापसी थी किन रेसलर्स की? तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम WWE की 10 सबसे दुखद वापसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले रोजाना रेसलिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 10, सनी इन 2009। Listen, you Sunny wannabe. What Sunny wants, Sunny gets. सनी को अक्सर ही WWE की पहली डिवा कहा जाता है। वो 90 के दशक में बहुत फेमस थी और अक्सर ही उन्हें कई सारे मेन रेसलर से ज्यादा रिएक्शंस मिलते थे। लेकिन रेसलमेनिया 25 में WWE ने एक मिस रेसलमेनिया बैटल रॉयल कराया, जिसमें बहुत सारी लेजेंडरी फीमेल सुपरस्टार्स और उस समय के रोस्टर के कई रेसलर्स भी मौजूद थे। दिक्कत ये रही कि सारी डिवास एक ही समय पर रिंग में आई थीं, जिसका मतलब था कि उनमें से किसी को भी अलग एंट्री नहीं मिली और इसका ये भी मतलब था कि उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी वापसी को भी इस सबके बीच गायब कर दिया और वो वापसी थी सनी की। फैंस को तब तक ये पता भी नहीं चला कि सनी भी इस मैच का हिस्सा हैं, जब तक कमेंट्री में उनका नाम नहीं लिया गया। एक ऐसी रेसलर जिन्हें WWE की पहली डिवा कहा जाता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार बहुत ही बुरा था। नंबर 9, जेक द स्नेक रॉबर्ट्स इन 2005। 14 मार्च 2005 के रॉ के एडिशन में क्रिस जेरिको स्पेशल गेस्ट रैंडी ऑर्टन के साथ हाईलाइट रील के होस्ट थे। ऑर्टन रेसलमेनिया 21 में दी अंडरटेकर के साथ होने वाले अपने मैच के बारे में बात करने के लिए शो पर थे। जेरिको ने ऑर्टन को बताया कि उनके पास ऑर्टन के लिए एक सरप्राइज है और तभी लेजेंडरी जेक द स्नेक रॉबर्ट्स बाहर आए। हालांकि उस वक्त रॉबर्ट्स को फैंस से बहुत प्यार और रिएक्शन मिला, लेकिन जेक ने अपने करियर में इससे कई बेहतर दिन देखे थे। इस समय के दौरान रॉबर्ट्स एक कठिन दौर में थे और इस सेगमेंट में उनका काम WWE ऑफिशियल्स को खास पसंद नहीं आया। शायद इससे भी बुरा तब हुआ था जब वो ओल्ड स्कूल रॉ में द शील्ड को बीच में रोकते हुए वापस आए थे और उन्हें लेकर फैंस ने थोड़ा भी जोश नहीं दिखाया। वो दर्शक इतने बड़े लेजेंड के लायक ही नहीं थे। नंबर 8, जैक स्वैगर इन 2013। I want you to put me in this elimination chamber. 2012 में पुराने वर्ल्ड चैंपियन जैक स्वैगर लगातार मैचेस हारने लगे थे। ऐसा तब तक चला जब तक उन्होंने रॉ के जनरल मैनेजर एजे ली को ये नहीं बताया कि वो कुछ समय के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं। Everyone knows that I'm better than this. All right, I don't know what happened to me, but I'm better than this. क्योंकि उनके मुताबिक वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर कर सकते थे। इस ब्रेक पर जाने के लगभग 6 महीने बाद स्वैगर ने WWE में वापसी करी और ये सबसे ठंडी वापसी में से एक थी। स्वैगर ने अपनी वापसी फरवरी 2013 को स्मैकडाउन के एक एपिसोड में की। उन्होंने बुकर टी को बीच में टोका और उनसे कहा कि वो आने वाले एलिमिनेशन चैम्बर मैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिससे रेसलमेनिया 29 में वर्ल्ड टाइटल के लिए दावेदार का फैसला होने वाला था। लेकिन परेशानी ये रही कि स्वैगर के वापस आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी वापसी पर कोई शोर नहीं हुआ और ये काफी शर्म की बात थी कि एक वर्ल्ड चैंपियन रहने के बावजूद भी फैंस की नजरों में उनकी क्या इज्जत थी। नंबर 7, बैरी विंडहम इन 1996। WWE के न्यू जनरेशन एरा के द स्टॉकर को एक ऐसा किरदार माना जाता है जिसे भूल जाना ही बेहतर है। द स्टॉकर रेसलिंग लेजेंड बैरी विंडहम का एक नया किरदार था। ये एक पुराना मिलिट्री का आदमी था जो चेहरे पर कैमोफ्लैग पेंट लगाता था और कहा जाता था कि वो घने जंगल से आया था। पता नहीं वो कौन सी जगह थी। परेशानी ये थी कि विंडम अपने इस नए किरदार की स्टोरी लाइन से सहमत नहीं थे और WWE का प्लान ये था कि वो अपने इस नए किरदार में सेबल को किडनैप करेंगे और उनका गला काट देंगे। इतनी अजीबोगरीब स्टोरी लाइन जिसकी 1996 में कोई जगह नहीं थी। जब विंडम ने वो स्टोरी लाइन करने से मना कर दिया, तब द स्टॉकर को एक बेबी फेस के तौर पर लाया गया जिसका कोई मतलब नहीं बनता था और फैंस को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस किरदार को 1 साल के अंदर ही खत्म कर दिया गया और विंडम ने ब्रैड शो के साथ द न्यू ब्लैक जैक्स की शुरुआत कर दी। नंबर 6,
टटांका इन 2016। रेसलमेनिया 32 में आंटे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल के दौरान जब कोल ने यह बताया कि टटांका भी इस मैच का हिस्सा है, तब सारे फैंस चौंक गए। कई सारे फैंस को ये तब तक पता भी नहीं चला कि टटांका भी इस मैच में थे, जब तक वो एलिमिनेट नहीं हो गए, और इसी वजह से टटांका की ये वापसी बहुत खराब रही। मजेदार बात ये भी थी कि रेसलमेनिया 32 में हुई वापसी में टटांका 21 सालों बाद हुई पहली बार मेनिया में दिखाई दिए। नंबर 5, यूजीन इन 2009। रूथलेस एग्रेशन एरा के दौरान यूजीन सबसे विवादित किरदारों में से एक था। वो एक रेसलर थे जिन्हें चीजें याद रखने और समझने में दिक्कत होती थी, और इस किरदार को इनसेंसिटिव होने के लिए बहुत बदनामी भी मिली थी। इसलिए जब 2009 में WWE ने इस किरदार को वापस लाने का फैसला किया तो फैंस को समझ नहीं आया कि वो इसका क्या मतलब निकालें, और इसलिए उनकी वापसी पर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। उस समय WWE के एक PG प्रोडक्ट बन जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसका मतलब था कि ऐसे असंवेदनशील किरदार को इस वक्त WWE में लाने का फैसला PR के नजरिए से सही नहीं था। 2009 में अपनी वापसी के बाद यूजीन ने केवल एक ही मैच खेला, जिसमें वो द मिस से हार गए। यूजीन को उनकी वापसी पर कोई रिएक्शन नहीं मिला, और वो उस समय अपने सबसे अच्छे दौर में भी नहीं थे। उस मैच के कुछ ही समय बाद उन्हें निकाल दिया गया, और उन्होंने ये भी बताया कि विंस मैकमैन को उनका लुक बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो उन्हें WWE की प्रोग्रामिंग में भी नहीं लेना चाहते थे। नंबर 4, मारिया इन 2017। जब ये घोषणा हुई कि मारिया और उनके पति माइक कैनेलिस 2017 में WWE में शामिल हो गए हैं, तो फैंस को नहीं पता था कि वो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। मारिया रूथलेस एग्रेशन एरा के दौरान अक्सर टीवी पर अलग अलग चीजें करते हुए दिखाई देती थी, जिनमें एक डम बैक स्टेज इंटरव्यूअर का किरदार भी शामिल था। हालांकि वैसे वो काफी समझदार थी। मारिया ने 2017 में मनी इन द बैंक पे पर व्यू के दौरान वापसी करी और ये बताया कि वो और माइक WWE में प्यार की ताकत लेकर आए हैं। ये सेगमेंट बहुत बुरा गया और फैंस को सच में उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। WWE में लौटने के कुछ ही महीने बाद अपनी प्रेगनेंसी की वजह से वो कुछ समय के लिए गायब हो गईं। उनकी वापसी के बाद उन्हें बहुत अजीब स्टोरी लाइन्स का हिस्सा बनाया गया, जिसमें उनका 24/7 टाइटल जीतना भी शामिल है। यहाँ तक कि एक स्टोरी लाइन ऐसी भी चलाई गई थी जिसमें दावा किया गया था कि माइक कैनेलिस उनके बच्चे के असली पिता नहीं है। 2020 की गर्मियों तक मारिया और उनके पति को WWE से निकाल दिया गया। WWE ने एक बेहतरीन मौका गवा दिया। नंबर 3, कार्लिटो इन 2010। 2010 में WWE ने फैसला किया कि वो कार्लिटो और प्रीमो की फेमस जोड़ी, जिन्हें द क्लोन्स के नाम से जाना जाता था, उसको तोड़ देंगे। ऐसा माना जाता था कार्लिटो फिर से सिंगल्स मैच में नजर आएंगे और प्रीमो एक बेबी फेस किरदार के साथ अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन कार्लिटो के लिए दुख की बात थी कि इस जोड़ी के टूटने से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और WWE ने उन्हें टीवी से लगभग 2 महीने के लिए हटा दिया और उन्हें ये कारण बताया कि उन्हें एक नए रूप में वापस लाया जाएगा। ये वापसी आखिरकार नवंबर 2010 में हुई, जब जॉन सीना रिंग में मौजूद थे और उन्होंने शेमस को चुनौती दी, लेकिन शेमस की जगह वहां पर कार्लिटो की वापसी हुई। इसे उसी तरह से दिखाया गया जैसे 5 साल पहले कार्लिटो के डेब्यू पर हुआ था और इसीलिए ये एक बेहतरीन सेगमेंट बन सकता था अगर फैंस इतने चुप नहीं रहते। दुख की बात थी कि कार्लिटो की वापसी पर उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिला और सेगमेंट के अंत में उन्हें एक AAA का सामना भी करना पड़ा। ये बहुत शर्म की बात थी क्योंकि कार्लिटो की वापसी के लिए क्रिएटिव टीम के पास ये सबसे बेहतरीन तरीका था। नंबर 2, वेडर इन 2005। 2005 में वेडर की वापसी शानदार होनी चाहिए थी। वेडर का रेसलिंग करने का तरीका बहुत खतरनाक था और रूथलेस एग्रेशन एरा के लिए वो बिल्कुल सटीक था और वो अपने कामों के लिए बदनाम भी थे, इसलिए उन्हें वापस लाना हर तरह से बिल्कुल सही फैसला था। बदकिस्मती से उनकी वापसी बहुत बेकार थी। 2005 में रॉ के हैलोवीन एडिशन में जोनाथन कोचमैन ने बताया कि उनके पास अपने आने वाले डेब्यू ट्यूसडे पे पर व्यू के मैच के लिए एक बैकअप है, जिसके बाद वेडर और गोल्डस्ट बाहर आते हैं। गोल्डस्ट तो अच्छे दिख रहे थे, लेकिन वेडर का क्या हुआ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनसे अपने मूव्स में गलतियां हो रही थी और वो फुनाकी पर हमला कर रहे थे और यहाँ तक कि जब वो रिंग से बाहर निकले तब वो गिर गए। पेपर व्यू के उस मैच में भी चीजें कुछ खास नहीं रही क्योंकि वहां भी वेडर बहुत धीमे और अजीब लग रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने वेडर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और उसके बाद वो अगले 7 सालों तक WWE रिंग में नहीं दिखे। नंबर 1, ब्रायन क्रिस्टोफर इन 2011। ब्रायन क्रिस्टोफर उर्फ ग्रैंड मास्टर सेक्सी एटीट्यूड एरा के एक जाने माने स्टार हैं। रिकिशी और स्कॉटी टू हॉटी के साथ ब्रायन ने उस समय बहुत सारे मशहूर और बेहतरीन सेगमेंट्स बनाए थे, लेकिन उनके ग्रुप के खत्म होने के एक दशक के बाद WWE ने ब्रायन को माइकल कोल और जेरी लॉलर की बदनाम स्टोरी लाइन का हिस्सा बनाकर वापस लाने का फैसला किया। 14 मार्च 2014 के रॉ के एडिशन में कोल ब्रायन को सबके सामने लेकर आए और जब ब्रायन बाहर आए तब फैंस का रिएक्शन WWE के इतिहास में देखा गया सबसे ठंडा रिएक्शन रहा।
ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि ब्रायन असल में है कौन। और दूसरी बात ये थी कि ये सेगमेंट बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि इसमें ब्रायन और लॉलर के असल रिश्ते को दिखाया गया था, जिसकी वजह से घर पर बैठकर देखने वाले फैंस के लिए ये कुछ ज्यादा ही असली बन गया था। ब्रायन क्रिस्टोफर इससे कई गुना बेहतर डिजर्व करते थे। तो यहाँ खत्म होती है हमारी WWE की 10 सबसे दुखद वापसी। नीचे कमेंट करके हमें वीडियो के बारे में जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही और रेसलिंग कंटेंट के साथ।